हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे मई महीने के थर्ड वीक की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो मई महीने का तीसरा सप्ताह बीत चुका है, यानी कि आज की वीडियो में हम लोग 15 से लेकर के 21 मई के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मनोज सोनी। तो मनोज सोनी जो कि भारत के एक प्रमुख शिक्षाविद हैं, इन्होंने हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सुधीरमन कप 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो सुधीरमन कप क्या है? ये बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है, और इस बार ये हुआ है चीन के सोझोउ शहर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन के सोझोउ शहर में ये हुआ था, और चीन ने ही इसको जीत लिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे चीन ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हरा दिया है, और सुधीरमन कप 2023 जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है उसको जीत लिया है। हाल ही में 7वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। आपको बताना है कि ये कौन से दौरान सेलिब्रेट किया गया। तो सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है, वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो इस बार इसका 7वां संस्करण हुआ है, और ये थर्ड वीक में मनाया गया, यानी कि 15 से लेकर के 21 मई के बीच में। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार के ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की थीम रखी गई थी स्ट्रीट्स फॉर लाइफ रीथिंक मोबिलिटी। स्ट्रीट्स फॉर लाइफ रीथिंक मोबिलिटी। 18 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो जो है, ये संग्रहालयों के ऊपर एक प्रदर्शनी थी, जिसका हाल ही में आयोजन किया गया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। आप जानते हैं कि हर साल 18 मई को 18 मई का जो दिन होता है, इसको इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजियम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर ही भारत के नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023, और इसका उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम है, ये पहले भारत में नहीं था, लेकिन 1975 के अंदर इसको इंडिया में शामिल कर लिया गया था। तो ये डेट थी 16 मई 1975। इसी कारण से 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, या फिर उनको पीएस गोले के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। भारत ने चक्रवात मोखा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो हाल ही में मोखा या फिर मोचा नाम का एक साइक्लोन आया था, और ये साइक्लोन कहाँ पर आया था? ये आया था बंगाल की खाड़ी में। अरब जो भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ था, और ये फिर म्यांमार की तरफ बढ़ गया। म्यांमार की तरफ जब ये गया तो ये काफी ज्यादा तीव्र हो गया था, और म्यांमार में कई सारे लोगों की यहाँ पर जान गई। इसमें जो लोग प्रभावित हुए हैं म्यांमार के, उनकी हेल्प के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन करुणा के तहत कई सारी जो राहत सामग्री है, वो जहाजों के जरिए म्यांमार पहुंचाई गई है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस इवेंट के दौरान ही और भी कई सारी चीजें हुई हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो G7 का मतलब क्या है? इसको ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं। 7 देश इसके मेंबर हैं। कौन कौन से देश हैं? तो एक तो देखिए, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 देश हैं, कनाडा और अमेरिका।
इसको आप ऐसे याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 कंट्रीज, फिर यूरोप के 4 देश, एक तो ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी और चौथा इटली। ये सभी यूरोप से हैं और बाकी एशिया से सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है जापान। तो ये वो 7 कंट्रीज हैं जो कि G7 के मेंबर हैं। इनका जो वार्षिक इनके नेताओं का सम्मेलन होता है वो हाल ही में 49वां संस्करण हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ? तो इन 7 कंट्रीज में से इस बार इसकी मेजबानी की है जापान देश ने। तो जापान की मेजबानी में इस बार का सम्मेलन हुआ है और जापान का जो फेमस शहर है हिरोशिमा। हिरोशिमा शहर के बारे में आपको पता होगा, 1945 के अंदर अमेरिका ने हिरोशिमा शहर के ऊपर ही परमाणु बम गिराया था। तो इसी शहर में इस बार का G7 शिखर सम्मेलन जापान की मेजबानी में आयोजित किया गया। तो जाहिर है यहाँ पर जो G7 के लीडर्स हैं उन्होंने इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इसी तरीके से जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जिन्होंने इसकी मेजबानी की है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन और बाकी लीडर्स को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब भी G7 की मीटिंग होती है तो कुछ कंट्रीज को गेस्ट कंट्री के रूप में भी इनवाइट किया जाता है और उनमें से कुछ देश थे जिनको गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया गया था, जैसे कि भारत भी था। भारत को भी एक अतिथि देश के रूप में इनवाइट किया गया था। इसी के चलते यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देखेंगे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी हिरोशिमा जापान के अंदर विजिट किया और वहां पर इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया। क्योंकि जापान इस बार मेजबान था और जापान ने भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया था, इसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जापान का दौरा किया और G7 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। फिर इसी से रिलेटेड अगला सवाल आपके सामने है कि खाद्य, स्वास्थ्य और विकास की वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए G7 समिट 2023 में 10 सूत्री कॉल टू एक्शन किसने दिया है? यानी कि इनमें से किस लीडर ने 10 पॉइंट दिए हैं जिस पर काम करने की जरूरत है ताकि खाद्य, स्वास्थ्य और विकास के सामने जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जा सके। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 10 पॉइंट कॉल टू एक्शन दिए हैं। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हिरोशिमा जापान के अंदर जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूड, हेल्थ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो दुनिया के सामने इश्यूज हैं उनके समाधान के लिए 10 पॉइंट कॉल टू एक्शन दिए हैं, जिनको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन स्पोर्ट करंट अफेयर से है। आपको बताना है कि IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 किस स्थान पर आयोजित की गई? तो पुरुषों की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हाल ही में हुई है और ये कहाँ पर हुई है? इसका आयोजन किया गया था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। यहाँ पर भी आप इसके लोगों में देख सकते हैं उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, वहाँ पे इस बार की पुरुषों की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है। इस चैंपियनशिप में भारत ने सिर्फ 3 मेडल जीते हैं और तीनों के तीनों कांस्य पदक हैं। कांस्य पदक भारत ने यहाँ पे जीते हैं। ये 3 कांस्य पदक भारत को किसने दिलाए हैं? तो उनमें से एक हैं मोहम्मद हुशामुद्दीन, दूसरे हैं दीपक कुमार और तीसरे हैं निशांत देव। मोहम्मद हुशामुद्दीन, दीपक कुमार और निशांत देव, इन तीनों खिलाड़ियों ने, ये जो तीनों बॉक्सर्स हैं, इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच चौथा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 23 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो समुद्र शक्ति नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में होता है। इस बार इसका चौथा संस्करण हुआ है जो कि दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साउथ चाइना सी जो है वहां पे इस बार का समुद्र शक्ति अभ्यास हुआ है जो कि भारत और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें भारतीय नौसेना का जो जहाज गया था उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है INS कवरत्ती। कवरत्ती ये जो नाम है ये लक्षद्वीप की राजधानी है, तो उसी की राजधानी के नाम पर इसका नाम, इस जहाज का नाम रखा गया है। तो INS कवरत्ती नाम के जहाज ने इसमें हिस्सा लिया था और दक्षिण चीन सागर में इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजियम जो है ये हर साल मनाया जाता है 18 मई को। ये अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसी अवसर पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो का भी आयोजन किया गया था जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम रखी गई है म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, यानी कि संग्रहालय, स्थिरता और भलाई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है ये भारत में फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देने का काम करता है और इसके जो नई अध्यक्ष बनी है वो एक महिला आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है रवनीत कौर। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जो रवनीत कौर हैं ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई चेयरमैन बन गई है। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने हाल ही में कौन सी बार ला लीगा खिताब जीत लिया है? ला लीगा एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है जो कि स्पेन के अंदर आयोजित किया जाता है। स्पेन का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसको इस बार जीत लिया है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब जो है ये भी स्पेन का ही फुटबॉल क्लब है और इसने 27वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 मई 2023 को नई दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में 8वीं बार अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था जहां पर कई सारे पुराने मामलों को उठाया गया और उनका निराकरण किया गया। तो कई सारे केसेस यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका उद्घाटन किया था भारत के जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण के लिए किस राज्य की सरकार ने हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिम डेटा पोर्टल जो है इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसको लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके, यानी कि बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए राज्य सरकार ने हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और यहाँ की सेकंड कैपिटल बोलते हैं धर्मशाला को। हिमाचल प्रदेश में इस समय कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। वैसे अभी कर्नाटक के अंदर भी विधानसभा चुनाव हुए हैं और वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने ही जीत हासिल की है और वहां के नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धरमैया। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। भारतीय सेना की गजराज कोर ने किस राज्य के अंदर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास का आयोजन किया है जिसका नाम था जल राहत अभ्यास? तो हाल ही में एक बाढ़ राहत अभ्यास का आयोजन किया गया था। भारत की जो अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, ताकि जब बाढ़ आए तो सभी मिल करके राहत और बचाव कार्य कर सके। तो संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया था जिसका नाम रखा गया था जल राहत। तो इसको भारतीय सेना की गजराज कोर ने आयोजित किया था और ये अभ्यास हुआ है असम के अंदर, क्योंकि असम में हर साल बाढ़ आती है। तो इसी कारण से हाल ही में इसका आयोजन असम के अंदर किया गया था। असम के अंदर जो मानस नदी है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। असम में मानस नदी के नाम पर ही मानस नेशनल पार्क भी है जो कि काफी ज्यादा मशहूर है। फिर ये क्वेश्चन डेज एंड थीम्स के बारे में है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है। तो उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। और इस बार के हाइपरटेंशन डे की थीम क्या रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। यानी कि अपने ब्लड प्रेशर को सटीक तरीके से मापें, उसको नियंत्रित करें और लंबा जीवन जिए। तो ये है इस बार की थीम। भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो शतरंज यानी कि चेस में जो ग्रैंड मास्टर का खिताब होता है ये फिडे के द्वारा दिया जाता है, जो कि शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो फिडे के द्वारा ही भारत में 82 शतरंज खिलाड़ियों को अब तक ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जा चुका है। अभी जो 82वें खिलाड़ी बने जिनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है उनका नाम है वुप्पला प्रणीत, या फिर आप इनको वी प्रणीत बोल सकते हैं। ये तेलंगाना राज्य से हैं। तेलंगाना राज्य के जो वी प्रणीत हैं ये भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इटालियन ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो इटालियन ओपन 2023 नाम से हाल ही में एक टेनिस टूर्नामेंट हुआ है। तो इसमें जो महिलाओं के वर्ग में इवेंट हुआ था यानी कि महिला एकल, उसको जीत लिया है एलेना रयपकीना ने। एलेना रयपकीना ने इस टूर्नामेंट को जीता है महिला एकल में। और ये कहाँ की हैं? ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। बस इस टूर्नामेंट में आपको यही याद रखना है कि विजेता कौन है, एलेना रयपकीना, जो कि कजाकिस्तान की है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो इन्होंने जिनको हराकर जीता है उनका नाम है एनहेलिना कलिनिना, जो कि यूक्रेन की है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको विजेता का नाम याद रखना है, एलेना रयपकीना फ्रॉम कजाकिस्तान।
और इसी तरीके से अगर आपसे पुरुष एकल में पूछा जाए तो पुरुष एकल के विजेता कौन है, उनका नाम है डेनियल मेडवेडेव। डेनियल मेडवेडेव रूस के खिलाड़ी हैं और ये टेनिस के एक काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। इन्होंने होलगर रन को हराया है जो कि डेनमार्क के थे, और इस तरीके से पुरुष एकल इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। टाटा सन्स के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम आपको बताना है, क्योंकि हाल ही में उनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, वो हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इन्होंने भारत और फ्रांस के बीच में व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देने में अपना काफी योगदान दिया है, जिसके चलते इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो स्विट्जरलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यहाँ पे भारत के अगले राजदूत होंगे मृदुल कुमार। तो स्विट्जरलैंड कंट्री के अंदर भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है मृदुल कुमार को। इसी तरीके से कुछ अन्य राजदूत या फिर उच्चायुक्त हाल ही में बने हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड में बने हैं मृदुल कुमार। नॉर्वे जो कि यूरोप महाद्वीप का ही एक देश है, यहाँ पर बने हैं डॉक्टर एक्विनो विमल। बैरिन जो कि मध्य एशिया का एक देश है, यहाँ पर भारत के राजदूत होंगे विनोद के जैकब। और भरत कुमार कुथती, इनको बनाया गया है बोत्सवाना देश के अंदर भारत का उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। हाल ही में भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है। ये किस राजनीतिक दल से जुड़े थे, तो भारत के दिग्गज नेता रतन लाल कटारिया का हाल ही में निधन हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए बीजेपी। रतन लाल कटारिया भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र है वहां से ये 3 बार लोकसभा में चुने गए थे। तो अभी इनकी डेथ हो गई है, और इन्होंने भारत का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है और भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है, दोनों में राज्य मंत्री के रूप में काम किया हुआ था। तो बीजेपी के नेता थे, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कैलेंडर ईयर 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले कैलेंडर वर्ष और वित्त वर्ष में मैं आपको अंतर बताता हूँ। कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जनवरी को शुरू होता है और उसी साल की आखिरी तारीख यानी कि 31 दिसंबर को समाप्त होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है यानी कि वित्त वर्ष, वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च को समाप्त होता है। तो ये फर्क है कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में। इस बार जो कैलेंडर ईयर 2023 चल रहा है, इसमें भारत की जीडीपी का अनुमान दिया गया है 5.8% यूनाइटेड नेशन के द्वारा। 2023 में भारत की जो जीडीपी है वो 5.8% की दर से बढ़ेगी। लेकिन 2024 का भी अनुमान दिया गया है जो कि है 6.7%। तो ये दोनों अनुमान आपको याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल 6 अंग हैं और यूनाइटेड नेशन के जो इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं यानी कि महासचिव, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस और वो पुर्तगाल से हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको बताना है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि ये भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है जो कि देश में आपराधिक मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करता है। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है और अभी इसके नए डायरेक्टर बन गए हैं प्रवीण सूद। प्रवीण सूद भारत के एक आईपीएस अधिकारी हैं और इनको अब सीबीआई का नया डायरेक्टर बना दिया गया है। इनसे पहले थे सुबोध कुमार जायसवाल, लेकिन अब सीबीआई के नए डायरेक्टर बन गए हैं प्रवीण सूद। भारतीय नौसेना की 6ठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम आपको बताना है जिसने हाल ही में अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको बता दूं कि कलवरी सीरीज के अंतर्गत टोटल 6 पनडुब्बियां बनाई गई हैं, 6 सबमरीन तैयार की गई हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि मुंबई के अंदर बेस्ड है। तो इंडियन नेवी के लिए टोटल 6 पनडुब्बियां बनाई गई हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा और ये 6 पनडुब्बियां इंडियन नेवी में शामिल की जाएंगी। इनमें से जो 5 पनडुब्बियां हैं वो ऑलरेडी इंडियन नेवी में कमीशन की जा चुकी है, यानी कि इंडियन नेवी आज के समय उनका इस्तेमाल करती है। तो पहले मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। सबसे पहली थी आईएनएस कलवरी, जिसके नाम पर इस पूरी सीरीज का ही नाम रख दिया गया है।
दूसरी थी INS खांदेरी, फिर तीसरी का नाम है INS करंज, चौथी पनडुब्बी का नाम है INS वेला, पांचवी पनडुब्बी का नाम है INS वागीर, और INS वागीर जो जहाज है, जो पनडुब्बी है, इसको इसी साल जब सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था 23 जनवरी को, जिस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। इसके बाद जो अब छठी पनडुब्बी है INS वाकशीर, उसका नाम है INS वाकशीर। तो अभी इसको इंडियन नेवी में लॉन्च तो कर दिया गया है, यानी कि इंडियन नेवी के पास ये जहाज है, लेकिन अभी इसके सी ट्रायल होंगे, यानी कि समुद्र में ये परीक्षण होगा, फिर उसके बाद ही 1 से 1.5 साल के बाद इसको इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। तो जो छठी पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? INS वाकशीर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप उसका आंसर कर पाएंगे। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो डेंगू जो बीमारी है ये आप सभी जानते हैं कि एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है। तो इसके बारे में, डेंगू बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल के 16 मई के दिन भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 मई। 15 मई 2023 को किस मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर नाम से एक अभियान का शुभारंभ किया है? मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर नाम का जो अभियान शुरू किया गया है, ये 3 सप्ताह तक चलने वाला अभियान है, जिसको भारत के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर नाम से ये जो अभियान शुरू किया गया है, ये 3 चीजों पर आधारित है। ट्रिपल R जिसको बोलते हैं, यानी कि रिड्यूस, यानी कि हमें कचरे को कम से कम करना है, एंड दूसरा है रीयूज, यानी कि कचरे को दूसरी चीजों में इस्तेमाल करना है, और तीसरा है रिसाइकल, यानी कि हमें कचरे को रिसाइकल करना है। तो ट्रिपल R के ऊपर मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर नाम का ये जो अभियान है ये बेस्ड है। 15 मई को अभी ये शुरू हुआ है, और इस बार के पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यानी कि 5 जून को ये समाप्त होगा। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय जो है वो इसको आयोजित कर रहा है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है, या आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि एक परिवार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो ये कब होता है? ये 15 मई को होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 की थीम रखी गई है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज, यानी कि जनसांख्यिकी, रुझान और परिवार। हाल ही में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि भारत की जो आबादी है वो 1.4 अरब से भी पार चली गई है, और इस तरीके से भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी कि भारत अब दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जो है ये भारत ने बांग्लादेश के साथ में मिलकर के शुरू किया है, भारत और बांग्लादेश ने। तो इसमें क्या होगा? इसमें बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप कंपनियां भारत में आएंगी, ऐसे ही भारत की 50 स्टार्टअप कंपनियां बांग्लादेश में जाएंगी। तो इससे क्या होगा? दोनों कंट्रीज में नॉलेज की शेयरिंग की जाएगी, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी हेल्प की जाएगी। तो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू किया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है ढाका, और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। बांग्लादेश की जो इस समय प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। यहाँ पे आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसने अनाउंस किया है कि वो 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 12.7 अरब डॉलर का निवेश करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो लिखा है ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियां हैं जो कि क्लाउड सर्विसेज प्रदान करती है। तो इनमें से जो अमेजन वेब सर्विसेज है उसने हाल ही में घोषणा की है कि वो 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 12.7 अरब डॉलर का निवेश करेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज ने ये अनाउंसमेंट की है। अमेजन वेब सर्विसेज जो है ये अमेजन कंपनी की ही एक सहायक कंपनी है जो कि क्लाउड सर्विस प्रदान करती है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका नाम है अजियोर, और गूगल का जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो अमेजन वेब सर्विसेज ने ये अनाउंसमेंट की है, ये आपको नहीं भूलना है। निम्न में से कौन से केंद्रीय मंत्री ने मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है?
तो मेरी लाइफ यानी कि माई लाइफ नाम का एक जो मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। मैंने आपको भी बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ नाम से एक मिशन शुरू किया था, जिसका मेन मकसद क्या है कि लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर ऐसी चीज़ों को शामिल करना है ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। तो मिशन लाइफ के ऊपर ही ये जो एप्लीकेशन है वो बनाई गई है, जिसको लॉन्च किया गया है भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर बताना है कि 20 मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा, इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में हाल ही में क्या हुआ है। कर्नाटक राज्य के अंदर हाल ही में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया था और यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 224। अब इन 224 में से बहुमत के लिए यानी कि मेजोरिटी के लिए कम से कम 113 सीटों की जरूरत थी। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है, उसने 135 सीटें जीती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बहुमत की सरकार बनाई है। फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली जो पार्टी रही वो थी बीजेपी, जिसने 66 सीटें जीती है। बाकी अन्य को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उसने यहाँ पर कर्नाटक राज्य के अंदर बहुमत की सरकार बनाई है और कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सिद्धरामैया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिद्धरामैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, उप मुख्यमंत्री, तो वो हैं डी.के. शिव कुमार। डी.के. शिव कुमार कर्नाटक के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं सिद्धरामैया, वो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और कांग्रेस पार्टी के ही जो डी.के. शिव कुमार हैं वो बने हैं उप मुख्यमंत्री। तो ये सारी बातें आपको कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में याद रखनी है। हाल ही में कौन से राज्य के अंदर महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की गई है। तो साहस नाम का एक इनिशिएटिव हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने शुरू किया है और इसका मेन मकसद क्या है। इसका मेन मकसद यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही लिखा गया है कि वर्क प्लेस पर जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं वो स्थान उनके लिए सुरक्षित बनाना। तो महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के मकसद से ही साहस पहल की शुरुआत की है तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी का नाम है भारत राष्ट्र समिति, जिसको पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति बोलते थे, लेकिन फिर इन्होंने पार्टी का नाम चेंज करके कर दिया था भारत राष्ट्र समिति। विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे कौन से दिन मनाया जाता है। तो मधुमक्खियां आप जानते हैं परागण जो प्रक्रिया होती है पॉलिनेशन, उसमें मधुमक्खियों का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि वो एक फूल से परागण को निकाल करके दूसरे फूलों तक ले जाती हैं। तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और ये हर साल होता है 20 मई के दिन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस बार के वर्ल्ड बी डे की थीम रखी गई है बी एंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। बी एंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। 20 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। तो जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में जापान की यात्रा पर गए हुए थे, क्योंकि जापान के हिरोशिमा शहर के अंदर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो जब वो जापान की यात्रा पर थे तो उसी दौरान उन्होंने हिरोशिमा शहर के अंदर एक महात्मा गांधी की स्टैचू का भी अनावरण किया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। हिरोशिमा शहर के अंदर ये जो महात्मा गांधी की स्टैचू बनाई गई है, ये शांति और सद्भावना का प्रतीक है और इसकी ऊंचाई है 42 इंच। साथ ही आपको बता दूं कि जो राम वनजी सुतार हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था, उन्होंने ही इस महात्मा गांधी की स्टैचू को भी तैयार किया है। तो हिरोशिमा शहर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो जगह है जहाँ पर इस स्टैचू को स्थापित किया गया है, ये मोतोयासु नदी के काफी करीब है। पास में ही मोतोयासु नदी है जहां पर ये स्थित है। हाल ही में खबरों में रही द केरला स्टोरी नाम की जो फिल्म है उसके निर्देशक कौन है। तो द केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई थी। 5 मई 2023 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और ये काफी ज्यादा चर्चा में रही,
क्योंकि इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई और कहीं कहीं पर यहाँ इसको बैन भी किया गया था। जैसे कि पश्चिम बंगाल राज्य में इसको बैन किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहाँ पर फिर से रिलीज किया गया। तो द केरला स्टोरी नाम की जो फिल्म है, इसके डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द केरला स्टोरी नाम की ये जो फिल्म है, ये केरल की कुछ महिलाओं के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जिनको इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए उनको मजबूर किया जाता है और फिर बाद में उनको जो आतंकवादी संगठन है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि ISIS उसमें ज्वाइन किया जाता है। तो द केरला स्टोरी नाम की ये जो फिल्म है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और इसी कारण ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। तो आपको याद रखना है कि इसके डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले के अंदर PM मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बता दूं कि सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था PM मित्र योजना। इसमें मित्र का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, यानी कि इसके अंतर्गत देश में कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने हैं। अब ये 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क भारत के अलग अलग राज्यों में बनने हैं। उनके नाम भी मैं आपको याद कराता हूँ। सबसे पहले तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद तीसरा है गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र, फिर इसी तरीके से आपको नीचे जाते जाना है। अगला होगा यहाँ पर कर्नाटक, फिर उसके बाद है तेलंगाना और आखिर में तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु, यही वो 7 राज्य हैं जहाँ पर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो इनमें से जो मध्य प्रदेश का मेगा टेक्सटाइल पार्क है, उसके लिए हाल ही में भारत का जो वस्त्र मंत्रालय है उसने मध्य प्रदेश सरकार के साथ में समझौता किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के धार जिले में ये मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर ये टेक्सटाइल पार्क बनने वाला है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर तहसील के अंदर एक गांव है भैंसोला नाम से, वहीं पर ये 1563 एकड़ में बनाया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश का भी अनाउंस किया गया था कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई जिलों के अंदर बनाया जाएगा। हाल ही में किए गए कैबिनेट फेरबदल में नए केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में कैबिनेट में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके चलते 2 केंद्रीय मंत्रियों में बदलाव हुआ है। वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक तो भारत के जो कानून मंत्री हैं, यानी कि जो भारत में विधि और न्याय मंत्रालय है, उसके नए मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो हैं, ये भारत के नए कानून मंत्री बन गए हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरे भारत के जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, वो अब बन गए हैं किरेन रिजिजू। पृथ्वी विज्ञान मंत्री भारत के नए बन गए हैं किरेन रिजिजू, जिनको आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं। तो इसमें आपको यही 2 चीजें याद रखनी है। हाल ही में जो कैबिनेट में रीसफल हुआ है उसमें 2 मंत्री बदले हैं। एक तो भारत के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल, और भारत के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं किरेन रिजिजू। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कानून मंत्री कौन बने हैं, तो आपको बताना है अर्जुन राम मेघवाल। इसी तरीके से अगला सवाल पूछा गया है कि हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पोर्टफोलियो किसे दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है किरेन रिजिजू को। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 मई को सर्वोच्च न्यायालय में किन 2 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 नए जजों ने शपथ ली है और इसी के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या हो गई है 34। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। तो समय समय पर जो जज हैं वो रिटायर होते रहते हैं। हाल ही में 2 नए जजों के अपॉइंट होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या 34 हो गई है, जो कि मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि 34 जज ही हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें से एक तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी अन्य 33 होते हैं जज। अभी के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो उनका नाम है DY चंद्रचूड़। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन से 2 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली है। एक तो हैं प्रशांत कुमार मिश्रा और दूसरे हैं KV विश्वनाथन। प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है। जो DY चंद्रचूड़ भारत के इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। देन इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है। 20 मई 2023 को निम्न में से कौन से शहर के अंदर तीसरे क्वाड लीडर समिट 2023 का आयोजन किया गया। यहाँ पे क्वाड का मतलब है 4 कंट्रीज। कौन कौन से, एक तो अमेरिका, दूसरा जापान,
तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा देश है अपना भारत। तो भारत भी क्वाड का हिस्सा है। 4 कंट्रीज आते हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो 2023 में जो क्वाड लीडर समिट का मेजबान है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आप आंसर सिडनी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। एक्चुअल में ये जो मीटिंग है ये 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में निर्धारित की गई थी, लेकिन क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जब ये G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान में थे, तो इनको अमेरिका में इंटरनल इश्यूज के चलते इनको अमेरिका में वापस जाना पड़ा। तो फिर ये आगे जो ऑस्ट्रेलिया की इनकी विजिट थी उसको कैंसिल कर दिया गया, और उसी के साथ जो क्वाड लीडर्स की सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था वो भी रद्द कर दिया गया। तो इसी कारण से क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर जापान में सारे ही नेता आए हुए थे, चारों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो आए हुए थे, तो इसी कारण से जापान के हिरोशिमा में ही इस बार की क्वाड लीडर्स की समिट जो है वो करा ली गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि सी। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्वाड लीडर्स का जो तीसरा सम्मेलन हुआ है वो जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया है, और जो नेक्स्ट इसकी बैठक होगी यानी कि 2024 में, उसको अब होस्ट करेगा इंडिया। तो भारत को 2024 में क्वाड की मेजबानी दी गई है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वो देश है जो कि 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, भारत, जापान, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो 2024 में क्वाड का मेजबान होगा अपना भारत देश। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के अंदर चारों के चारों जो क्वाड कंट्रीज हैं उनको दिखाया गया है, और ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं यानी कि चतुर्भुज। इसी कारण से इसको चतुर्भुज संवाद भी बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो दक्षिण एशिया के देशों का जो यूथ लेवल का टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित की गई है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको इतना ही याद रखना है, साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। पेटीएम के नए अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो पेटीएम कंपनी जो है इसके सीईओ कौन है? सीईओ का नाम है विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि अध्यक्ष और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो इनका नाम है भावेश गुप्ता। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस। निम्न में से कौन सी शैक्षणिक संस्था ने उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम से 2 पोर्टल की शुरुआत की है? तो भारत का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसने हाल ही में 2 पोर्टल का शुभारंभ किया है। इनका मेन मकसद ये है कि भारत के अंदर जो हायर एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को बढ़ावा दिया जाए। तो उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम के 2 पोर्टल हाल ही में लॉन्च किए हैं यूजीसी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्साह का फुल फॉर्म बी है, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। यहाँ पे मैं आपको दोनों पोर्टल्स का स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये है उत्साह पोर्टल और यह है सेकंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल जिसको यूजीसी ने लॉन्च किया है। 18 मई 2023 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान रानी अनानास का शुभारंभ किया है। ये किस राज्य में उगाया जाता है? तो भारत के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने हाल ही में दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान रानी अनानास का शुभारंभ किया है जिसको बोलते हैं क्वीन पाइनएप्पल, और ये त्रिपुरा राज्य के अंदर उगाया जाता है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो रानी अनानास को लॉन्च कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बताना है कि ये जो संचार साथी पोर्टल है ये कौन से काम के लिए उपयोगी है? तो भारत के जो संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने हाल ही में संचार साथी नाम का एक इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जो देश के नागरिक हैं उनको धोखाधड़ी से बचाया जा सके। इस पोर्टल के जरिए जो देश के नागरिक हैं वो ये सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, जैसे कि अपने चोरी या फिर खोए हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक कर सकते हैं, अपने नाम पर पंजीकृत सभी मोबाइल कनेक्शन के बारे में जान सकते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन हैं इसके बारे में भी जाना जा सकता है, और नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए फर्जी ग्राहकों की पहचान भी की जा सकती है। तो इस तरीके से ये इन सभी कामों में इस्तेमाल आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है संचार साथी पोर्टल जो कि एक इंटीग्रेटेड सिटीजन सेंट्रिक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसके जरिए ये सभी काम किए जा सकते हैं। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए हाल ही में केरल राज्य ने एक कल्याण कोष बनाया है। बेसिकली ये जो फंड बनाया गया है इसमें
किसानों को भी योगदान देना होगा। किसान इसमें हर महीने 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन देंगे और इतना ही केरल राज्य की सरकार भी मिलाएगी और फिर जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो पेंशन के रूप में उनको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के इस समय मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जिनकी पार्टी का नाम है CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। निम्न में से कौन से राज्य ने चिट फंड कंपनियों को विनियमित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई चिट नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो चिट फंड कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है ई चिट, और इसके जरिए जो राज्य के नागरिक हैं उनको धोखाधड़ी से बचाने में हेल्प मिलेगी। भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने हाल ही में कौन से शहर के अंदर राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग का जो अस्थायी परिसर बनाया जाएगा वो बनेगा द्वारका में। गुजरात के अंदर है द्वारका। तो यहीं पर NACP यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग का अस्थायी परिसर बनाया जाएगा। तो इसी की हाल ही में आधारशिला रखी है गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। 20 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि RBI ने क्लीन नोट नीति के तहत कितने रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है? तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है यानी कि RBI उसने हाल ही में 2000 रुपए के जो नोट हैं उनको वापस लेने का फैसला किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा नोटों का जो डिनोमिनेशन था वो 2000 रुपए ही था। अब इसको वापस लिया जाएगा RBI के द्वारा। आपको बता दूं कि जब नोटबंदी लगाई गई थी 8 नवंबर सन 2016 को, तो उसके बाद ही 2000 रुपए की नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी इसको RBI ने वापस लेने का फैसला किया है। अब अभी के समय जिन भी लोगों के पास 2000 रुपए की नोट है वो अपनी बैंक के अंदर जा सकते हैं और वहां पर 2000 रुपए की नोट को जमा कर सकते हैं, या फिर वो किसी दूसरी बैंक की शाखा में जाकर भी 2000 रुपए की नोट को बदलवा सकते हैं, उनको दूसरी नोट दे दी जाएगी। तो इस तरीके से RBI ने जो 2000 रुपए की नोट है उसको वापस लेने का फैसला किया है। तो ये था आज का 50वां और आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। अब इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कौन से शहर में आयोजित किया गया? एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि खबरों में रही द केरला स्टोरी नाम की जो फिल्म है उसके डायरेक्टर कौन है? तो ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। और इसके तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने मई महीने के तीसरे सप्ताह में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो अभी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसका आंसर कर पाएंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में आपके सामने जो एंड स्क्रीन आएगी वहां से भी आप देख सकते हैं क्लिक करके। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। हम लोग जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।